हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, मैं मनु कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आज अपने क्लास में। और बेसिकली आज हम जो बात करने वाले हैं या फिर जिस टॉपिक पे आज हम पढ़ने वाले हैं, वो जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो स्वप्न होगा और मनोरचना और इसका सिद्धांत। जैसे कोई स्वप्न देखते हैं तो उसकी मनोरचनाएं बन जाती हैं मन में, उसका सिद्धांत क्या है, इसी के बारे में पढ़ना है। तो फिर आइए और शुरू करते हैं कि स्वप्न आखिर होता क्या है, स्वप्न के प्रकार क्या है, स्वप्न के कारण क्या है और स्वप्न के सिद्धांत क्या होते हैं, और स्वप्न आते क्यों हैं, इनका रीज़न क्या होता है, ये कुंठित होती हैं या फिर कुछ और रीज़न होता है जो स्वप्न में आता है। तो इसी के बारे में हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और चैप्टर नंबर ये होगा हमारा 10। बाकी के सारे चैप्टर्स आपको पीछे मिल जाएंगे। तो आइए और शुरू करते हैं कि आखिर स्वप्न होता क्या है। स्वप्न व्यक्ति की निद्रावस्था में जो है होने वाली एक प्रकार की मानसिक क्रिया है, और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से इसकी परिभाषा दी है या फिर इसके बारे में बतलाया हुआ है। फिशर ने 1965 ईस्वी में इसकी परिभाषा दी है। निद्रा अवस्था में जो है मानसिक क्रियाएं लगातार चलती हैं, और स्वप्न इन्हें लगातार होने वाली मानसिक क्रियाओं की एक अवस्था विशेष है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और इस परिभाषा का विश्लेषण करने पे हम पाते हैं कि मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं ये लगातार चलती हैं, अनवरत चलती रहती है। दूसरा है निद्रा अवस्था में मानसिक क्रियाएं चलती हैं। तीसरा है स्वप्न इन मानसिक क्रियाओं की एक अवस्था विशेष है। ब्राउन ने भी इसकी परिभाषा दी है कि सपने वे विभ्रम है जिनका अनुभव हमको प्रति रात होता है। जब हम जागते हैं तो उसका विभ्रमिक स्वरूप हमें स्पष्ट हो जाता है। तो स्वप्न की कुछ विशेषताएं भी हैं, आइए और उन विशेषताओं के बारे में हम जान लेते हैं। स्वप्न जो हैं ये प्रतीकात्मक होते हैं, अर्थात स्वप्न प्रतीकात्मक होते हैं, अर्थात स्वप्न में कुछ भी हम देखते हैं उनका अर्थ भिन्न होता है। हमारे अचेतन मन की दमित इच्छाओं की पूर्ति स्वप्न के प्रायः प्रतीकों के माध्यम से होती है। ये प्रतीक हमारी दमित इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वप्न निरर्थक मालूम पड़ते हैं। अक्सर स्वप्न जो होते हैं वो निरर्थक, उनका कोई अर्थ निकल के सामने नहीं आता है, परंतु प्रतीकों को समझ लेने के बाद स्वप्न का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इन प्रतीकों का जो है संबंध व्यक्ति के आत्मगत सहचार्यों से रहता है। फिर भी बहुत से ऐसे प्रतीक हैं जो व्यक्तिगत होने के साथ साथ विश्वजनीन होते हैं। जैसे झंडा देश का प्रतीक है, 6 कोण वाले तारे पूर्णता के प्रतीक हैं, उजला जो है ये शुद्धता का प्रतीक है, लाल अनुराग का प्रतीक है। ऐसे ही जो है विज्ञान, साहित्य और कला को क्रमशः प्रेरणा, चिंतन और अभिरुचि का प्रतीक माना गया है। स्वप्न जो है ये सार्थक होते हैं। दूसरा नंबर क्या है विशेषता, स्वप्न सार्थक होते हैं। स्वप्न निरर्थक नहीं होते बल्कि सार्थक होते हैं। इनका संबंध हमारे जीवन के अनुभवों और समस्याओं से रहता है। जब स्वप्न का विश्लेषण किया जाता है तो यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि ये अर्थपूर्ण है। एक माँ ने स्वप्न देखा कि उसकी बच्ची मर गई। जब उसका मनोविश्लेषण किया गया तो पता चला कि माँ किसी अन्य व्यक्ति से शादी करना चाहती थी, और वह बच्ची उस माँ की एकमात्र जो थी वो रुकावट थी, जिसे अचेतन मन रास्ते से हटा देना चाहता था। अतः उस महिला के लिए बच्ची का मृत्यु का स्वप्न जो था ये अर्थपूर्ण था। तीसरा नंबर विशेषता है स्वप्न आत्मगत तथा आत्म केंद्रित होते हैं। स्वप्न पूर्ण रूप से व्यक्तिगत अनुभव है, अर्थात स्वप्न का संबंध स्वप्न दृष्टा के व्यक्तिगत अनुभवों से होता है। दूसरे व्यक्ति को उसके अनुभव का ज्ञान नहीं रहता है। स्वप्न में जितनी वस्तुएं आती है तथा जितनी घटनाएं घटती हैं, सबका कद्र वही व्यक्ति करता है जो स्वप्न देखता है। इसलिए स्वप्न को आत्म केंद्रित भी कहा जाता है। चौथा नंबर है स्वप्न विभ्रमात्मक होते हैं, यानी ड्रीम्स आर होलुसिनेटरी। स्वप्न जो है ये विभ्रमात्मक
स्वरूप होता है। स्वप्न देखते समय हम जो है उसकी वास्तविकता पर पूरा विश्वास करते हैं। कभी तो हम अच्छे और प्रिय स्वप्न देखने पर खुशी, और कभी दुखद और अप्रिय स्वप्न देखने पर दुखी भी हो जाते हैं। बात सही है। जब तक भी भ्रम बना रहता है तब तक हम खुशी से हंसते हैं और डर से कांपते हैं। वास्तव में इन सपनों का कोई बाह्य आधार नहीं होता है। 5वां नंबर है, स्वप्न दृश्य प्रधान होते हैं, यानी ड्रीम्स आर मेड ऑफ विजुअल इमेज। स्वप्न में जो है दृष्टि प्रतिमाओं की अधिकता होती है, यानी स्वप्न में हमारा अनुभव ज़्यादातर आंखों से दिखाई देने वाली प्रतिमाओं के रूप में होता है। उनके साथ अन्य ज्ञानेंद्रियां भी कार्य करती हैं, परंतु उसका अधिकांश दृश्य प्रतिमाओं का ही बना रहता है। 6ठा नंबर है, स्वप्न में इच्छा पूर्ति का प्रयास रहता है, यानी कि जो इच्छाएं स्वप्न में रियल में पूरी नहीं हो पाती हैं वो स्वप्न में पूरी करते हैं, रियलिटी ये भी है। 7वां नंबर है, स्वप्न का संबंध अचेतन मन से रहता है, और इसके बारे में हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से समझाने वाले हैं कि आखिर स्वप्न का जो संबंध है अचेतन मन से क्यों होता है, और ये जो है ये रिलेटेड कैसे रहता है अचेतन मन से। तो अगर आप बने हैं और जैसे जैसे वीडियो में हम आगे जाते जाएंगे वहाँ तक हमें और भी कई सारी चीज़ें इसमें मिलेगी। अभी तो शुरू ही है और 6-7 मिनट ही हुए हैं। आई थिंक ये जो वीडियो है करीब 1 घंटा के आसपास जाने वाला है। हो सकता है 1 घंटा प्लस भी जाए, हो सकता है 1 घंटा माइनस भी जाए, लेकिन लेके चलते हैं 1 घंटा के आसपास से जाने वाला है। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा बड़ा है, इसीलिए अध्ययनों के द्वारा पाया गया है कि प्रत्येक स्वप्न के पीछे व्यक्ति की अचेतन मानसिक अवस्था कार्य करती है। अचेतन मन में दमित अतृप्त इच्छाएं किसी न किसी रूप में बदलकर स्वप्न में संतृप्त होती रहती हैं। स्वप्न में व्यक्ति को अपने बारे में सभी बातें स्पष्ट या छद्म रूप में कहने का अवसर मिलता है। जब वह नींद की अवस्था में रहता है तो उसकी अतृप्त इच्छाएं, भय एवं आशाएं जो अचेतन में दबी रहती हैं नाटक के दृश्य के रूप में प्रकट होती हैं। कभी कभी यह नाटक व्यक्ति की पूरी कहानी कह जाता है, तो कभी कभी यह कुछ क्रियाओं को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करता है। कभी तो यह अलग अलग प्रतिमा के रूप में आता है जिसका एक दूसरे से कोई संबंध ज्ञात नहीं होता है। लेकिन स्वप्न जिस रूप में भी हो वह जो है स्वप्न दृष्टा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। चूँकि नींद की अवस्था में प्रतिबंधक शिथिल पड़ जाता है, इसलिए अतृप्त अचेतनाएं या फिर अचेतन इच्छाएं बिना रोक टोक के छद्म रूप से अपने को आपको संतुष्ट करती हैं। कभी कभी तो प्रतीक के रूप में ये अतृप्त अचेतन इच्छाएं अपने को संतुष्ट करती हैं। फ्रायड ने कहा है अचेतन स्वप्न जो है ये अचेतन का राजकीय पथ है। चूँकि राजकीय पथ पर परिवहन की कोई बाधा नहीं होती है, परिवहन को कोई भी बाधा नहीं होता है, और स्वप्न में अतृप्त अचेतन इच्छाएं प्रबंध की शिथिलता के कारण बिना किसी बाधा के तृप्ति छदम रूप से होती है। जैसे हाईवे पे रियलिटी है, जिस हाईवे पे हम जाते हैं वहाँ पे जो गाड़ियाँ होती हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स होते हैं, उनको कोई बाधा नहीं होती है। आराम से जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं और अपने गंतव्य को तुरंत पहुँच जाते हैं, ना कोई रोक टोक, ना ही कोई बहुत ज़्यादा उस पर रुकावट होती है। ऐसे ही हम सपने देखते हैं, और सपने में भी ये चीज़ें अक्सर देखने को मिलता है कि जो बाधाएं होती हैं, या फिर यूँ माने कि जो बाधाएं रियल लाइफ में आ रही होती हैं, सपने में तो कोई बाधा होता नहीं। जो मन करे व्यक्ति वो सोचता है नहीं, वो अचेतन मन से बाहर निकलता है, और वो जो अपनी उसकी जो तृप्ति होती है उसे वो पूरा करता है। उन चीज़ों को जो तृप्ति है उसकी, उसे खास करके वो पूरा करता है। फलतः जो निद्रावस्था में जो है स्नायु मंडल के निचले केंद्रों की कार्रवाई स्वतंत्र रूप से होती है। इसी कारण स्वप्न में उत्तेजकों का अर्थ अतिरंजित हो जाता है। जैसे नींद में खटिया की रस्सी जरा सा पैर फंस जाए तो सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न में अपने को किसी जाल में फंसा पाता है। ठीक उसी प्रकार तकिया का वजन उसे पहाड़ सा लगता है और उसे दम घुटने का अनुभव हो सकता है। इसके बाद जो है विषय स्वप्न के बारे में पढ़ेंगे, स्वप्न के कार्य के बारे में पढ़ेंगे,
और भी कई सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। विषय स्वप्न। स्वप्न में हम जो कुछ देखते हैं उसका सही अर्थ नहीं होता है, वास्तव में उसका अर्थ जो है उससे भिन्न ही होता है। इसका ज्ञान हमें स्वप्न देखने वाले के स्वतंत्र सहचार्य से ही होता है। इसके पीछे कोई ना कोई अचेतन की इच्छाएं छिपी हुई रहती हैं। अचेतन की इन इच्छाओं का जो है स्वप्न ज्ञान को समझने के बाद ही होता है। इसके आधार पर फ्रायड ने बताया कि स्वप्न के जो हैं दो विषय होते हैं, पहला है व्यक्त विषय और दूसरा है अव्यक्त विषय। और इसके बारे में उन्होंने काफ़ी खुल के बात किया हुआ है। इसके बाद आता है हमारा स्वप्न कार्य। स्वप्न का जो है अव्यक्त विषय अतृप्त कामुक इच्छाएं हैं। प्रतिबंधक के कारण ये कामुक इच्छाएं स्वप्न में ज्यों का त्यों नहीं व्यक्त हो सकती हैं। प्रतिबंधक मूल स्वप्न इच्छा के प्रति प्रतिरोध उपस्थित करता है, जिसके कारण उसे विकृत रूप से धारण करना पड़ता है। इन अचेतन इच्छाओं का रूप कैसे बदलता है यह जानना आवश्यक है। ब्राउन ने जो है स्वप्न कार्य के स्पष्ट को कहते हुए स्पष्ट रूप से स्वरूप को उसके स्वप्न कार्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि स्वप्न कार्य वह मनोरचना है जिसके द्वारा व्यक्त स्वप्न विषय में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो अव्यक्त स्वप्न विषय है ये व्यक्त में परिवर्तित हो जाता है। फ्रायड ने ऐसी 5 रचनाओं का उल्लेख किया है। पहला है संक्षेपीकरण, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है प्रतीकीकरण, चौथा है नाटकीयता और पांचवा है पश्च विस्तारण। संक्षेपीकरण वह रचना है जिसके द्वारा अव्यक्त विषय के अनेक तत्व व्यक्त विषय के एक ही तत्व द्वारा व्यक्त होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वप्न बहुत ही संक्षेप में किसी घटना को व्यक्त करता है। वास्तव में अव्यक्त विषय की अधिकांश बातें व्यक्त विषय से आने के पहले गायब हो जाती हैं। जैसे एक महिला ने स्वप्न में एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसका आकार बहुत ही भव्य था। उसकी लंबाई चौड़ाई स्वप्न वाली महिला के पति से मिलती थी, जिसने उसे बड़े ही बचपन में ही बड़े कठोर अनुशासन में बांध रखा था। उसका चेहरा एक सिपाही से भी मिलता था, जिससे वह महिला बचपन में काफ़ी भय खाते थे। इसके साथ ही साथ वह व्यक्ति की आंखें उसकी सास से मिलते थे, जिससे वह घृणा करते थे। इस तरह अनेक विचारों का थोड़ी सी प्रतिमाओं में सिमट जाना संक्षेपीकरण कहलाता है। दूसरा है विस्थापन यानी ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा है प्रतीकीकरण। तो आइए और विस्थापन को पहले देख लेते हैं। यह एक ऐसी स्वप्न रचना है जिसके द्वारा व्यक्ति में अचेतन इच्छाएं संबंधित व्यक्ति या फिर घटना के प्रति न होकर स्वप्न में किसी अन्य व्यक्ति या घटना के प्रति प्रकट होती है। यानी इस क्रिया के द्वारा जो है एक व्यक्ति की जगह स्वप्न में कोई दूसरा ही व्यक्ति दिखाई देता है। यह विस्थापन प्रत्यक्ष देखने वाले के बाहों संवेगों का ही होता है। व्यक्ति को जिस घटना या वस्तु के प्रति संवेगात्मक अनुभूति होती है, स्वप्न में उस घटना या व्यक्ति से कोई भिन्न दूसरी घटना या फिर व्यक्ति आता है और जो रिलेटेड होता है खास करके वो तो वही होता है। जैसे एक नर्स ने स्वप्न देखा कि एक लाल घोड़ा उसका पीछा कर रहा है। स्वप्न विश्लेषण पर से पता चला है कि वास्तव में उस नर्स के अचेतन मन में एक लाल दाढ़ी वाले डॉक्टर फ्रेड को देखने की अचेतन इच्छा लाल घोड़े पर विस्थापित हो गई। फलतः उसने स्वप्न देखा कि लाल घोड़ा उसका पीछा कर रहा है। तीसरा है प्रतीकीकरण, यानी सपने हम कई बार देख लेते हैं। जैसे मान सकते हैं कि बिल्ली देखना, घोड़ा देखना या फिर बाढ़ देखना सपने में हो जाता है। ऐसी कई सारे सांप देख लेना, बड़ा बड़ा पेड़ देख लेना, ऐसी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है। तो इसके हम प्रतीकीकरण में जानते हैं। प्रतीकीकरण जो है यानी सिंबलाइजेशन, ये स्वप्न रचना का एक प्रमुख अंग है। इसके माध्यम से अनेक इच्छाएं
इसके माध्यम से ही अचेतन इच्छाएं स्वप्न में प्रकट होती हैं। स्वप्न प्रतिबंधक के प्रतिरोध के कारण अनैतिक तथा असामाजिक अचेतन इच्छाएं प्रकट नहीं हो पाती, अतः अपने असली रूप में स्वप्नों में प्रकट ना होकर अपना रूप बदलकर प्रकट होती है। फ्रायड द्वारा बताए गए कुछ जो प्रतीक हैं उनका सपनों में क्या मतलब होता है, विश्लेषण करने पर पता चलता है। इसके बारे में आइए देख लेते हैं। पहला है बोतल, नाव, जहाज, बंद संदूक, डब्बा, कमरा, गुफा आदि को जब हम देखते हैं सपने में तो इस तरह के प्रतीक होते हैं, स्त्रीलिंग के प्रतीक होते हैं। दूसरा है बंदूक, सांप, पेड़, पैर, हथियार, खंबे, छाता, डंडा, कमल, टाई आदि जो है अगर सपने में देखते हैं तो फिर ये पुरुष लिंग के प्रतीक होते हैं। तीसरा है उतरना, चढ़ना, हवा में उड़ना, यात्रा करना, तैरना, नाचना आदि जो है ये यौन समागम के प्रतीक हैं, यानी सेक्सुअल के प्रतीक हैं। इसके बाद आम, अमरूद, सेब, नाशपाती आदि फल जो है ये स्तन के प्रतीक होते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े आदि जो हैं ये भाई बहन के प्रतीक होते हैं। ईश्वर, राजा या महान व्यक्ति माता पिता के प्रतीक होते हैं। यात्रा करना मृत्यु का प्रतीक होता है। घर देखना ये मनुष्य का प्रतीक होता है। लेकिन आधुनिक युग के जो मनोवैज्ञानिक हैं ये फ्रायड से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। चौथा नंबर है नाटकीयता। यह एक ऐसी स्वप्न रचना है जिसके द्वारा व्यक्ति की अचेतन इच्छाएं स्वप्न में अमूर्त रूप में न आकर मूर्त रूप में आती हैं। जिस प्रकार नाटक में दृश्य घटनाएं जो हैं दृश्य के रूप में एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी क्रमशः अन्य घटनाएं हमारे सामने आती हैं, उसी प्रकार स्वप्न की घटनाएं भी एक एक कर दृश्य के सामने हमारे प्रकट होते जाती हैं। स्वप्न को देखते हुए चित्र प्रायः दृश्य, श्रव्य, स्वाद, स्पर्श संबंधी हो जाता है। नाटकीकरण के कारण भी स्वप्न देखने वालों की इच्छाएं विकृत रूप से प्रकट होती हैं, जिसे स्वप्न के व्यक्त विषय को देखकर उसका सही ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद आता है पश्च विस्तारण यानी पश्चात विस्तारण। आइए और इसको भी हम देख लेते हैं कि पश्चात विस्तारण आखिर होता क्या है। सेकेंडरी इलाबोरेशन। स्वप्न की घटनाएं प्रायः जो है ये असंगत, निरर्थक तथा अर्थ तार्किक ज्ञात होती है। स्वप्न समाप्त होने के बाद जब व्यक्ति जगता है तो स्वप्न को सार्थक, तार्किक एवं तर्क संगत बनाकर उसका वर्णन करता है। जागृत अवस्था में व्यक्ति की चेतन सक्रिय रहता है तथा उसका ईगो किसी घटना को तर्क संगत देखना चाहता है। फलतः वह बिखरी कड़ियों को एक निश्चित संबंध स्थापित कर स्वप्न का उल्लेख करता है। इस तरह इस पश्चात विस्तारण की क्रिया द्वारा स्वप्न तर्कपूर्ण, सार्थक तथा सुबोध हो जाता है। अब इसके बाद हम स्वप्न के सिद्धांत को पढ़ेंगे। स्वप्न का सिद्धांत क्या होता है, और यह मुख्य रूप से दो होता है, दैहिक और मनोलैंगिक सिद्धांत होता है। तो फिर आइए और इसको हम शुरू करते हैं कि दैहिक सिद्धांत आखिर होता क्या है। इसके बाद हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी पढ़ेंगे। दैहिक सिद्धांत वह सिद्धांत है जो स्वप्न की व्याख्या दैहिक एवं शारीरिक प्रक्रियाओं के आधार पर करता है। इस सिद्धांत के निम्नलिखित दो प्रकार हैं। पहला है प्रत्यक्षीकरण विपर्यय सिद्धांत और दूसरा है प्रबोध प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत। तो प्रत्यक्षीकरण विपर्यय सिद्धांत यानी जिसको हम परसेप्शन इल्यूशन थ्योरी कहते हैं, तो ये और इसको हम देख लेते हैं। पहले नींद में हमारी चेतना निष्क्रिय रहते हैं, हमारे उच्च स्नायु मंडल की क्रिया भी अत्यंत निष्क्रिय हो जाती है। अतः नींद में बाहरी उत्तेजकों के प्रभाव के कारण जो स्नायु प्रभाव उत्पन्न होते हैं उनका सही प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता है, यानी उनके ठीक ठीक अर्थ हमारे मस्तिष्क में नहीं समा पाते हैं। फिर भी हम उन्हें समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भी अर्थ समझ पाते हैं, वही स्वप्न है। चूँकि नींद की अवस्था में उच्च स्नायु मंडल की क्रिया सक्रिय नहीं रहती है, इसलिए उसमें सहचार्य की क्रियाएं कमजोर पड़ जाती हैं।
अतः उपयुक्त कारणों से जो है ये नींद की जो अवस्था में उत्तेजकों के वास्तविक ज्ञान न होकर गलत एवं हास्यास्पद होते हैं। स्वप्नों में प्रत्यक्षीकरण विपर्यात्मक स्वरूप का होता है, इसलिए इसे संक्षेपीकरण विपर्य सिद्धांत की संज्ञा देते हैं। दूसरा है प्रबोधात्मक एवं भूल का सिद्धांत। प्रत्यक्षीकरण विपर्य का सिद्धांत की तरह यह सिद्धांत भी भौगोलिक, भौतिक तथा शारीरिक उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया के ही स्वप्न के कारण मानता है, परंतु इस सिद्धांत के प्रतिपादक तथा समर्थक यह स्वीकार करते हैं कि निद्रावस्था में जब बाह्य तथा आंतरिक उत्तेजन व्यक्ति को प्रभावित करता है तो उस समय यद्यपि व्यक्ति के उच्च स्नायु केंद्र सक्रिय नहीं होते हैं, फिर भी उसके द्वारा उत्तेजकों के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है, किंतु निद्रा अवस्था के कारण वह प्रयत्न कमजोर हो जाता है। अतः उत्तेजकों का सही अर्थ न ज्ञात हो तो उससे संबंधित कई अन्य अर्थ लग जाता है। इस तरह प्रयत्नों में जो कई गलतियां भी हो जाती है, जिसके कारण सपनों के असली रूप को समझने में कठिनाई होती है। अतः यह सिद्धांत भी मानता है कि स्वप्न बाह्य एवं आंतरिक उत्तेजनों के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। सोने की शारीरिक मुद्रा भी उत्तेजक के रूप में आ सकती है, जैसे कष्टदायक मुद्रा में सोना, सोते समय हाथ पैर बिल्कुल फैला कर रखना आदि जो है ये इसके उदाहरण है। इसके बाद है स्वप्न के जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो स्वप्न के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के सिद्धांत काम करते हैं। पहला है फ्रायड का इच्छा पूर्ति का सिद्धांत, और दूसरा है युंग का स्वतः प्रतीकात्मक सिद्धांत, और तीसरा है एडलर का स्वप्न सिद्धांत, और इसी के बारे में हमें बात करना है। तो फ्रायड का जो है इच्छा पूर्ति का सिद्धांत अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है, फ्रायड और युंग का। एडलर कई बार पूछता है, कई बार नहीं भी पूछता है। तो आइए और पहले हम जान लेते हैं कि फ्रायड का जो इच्छा पूर्ति का सिद्धांत है ये क्या कहता है। फ्रायड ने दैहिक सिद्धांतों की मान्यता को अस्वीकार किया और बतलाया कि ये सिद्धांत स्वप्न के स्वरूप पर अच्छी तरह से प्रकाश नहीं डाल पाते हैं। उसने मनोविश्लेषणात्मक अध्ययनों के आधार पर स्वप्न के एक नवीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने अपनी पुस्तक स्वप्न विश्लेषण में सर्वप्रथम स्वप्नों की विशद व्याख्या प्रस्तुत की और बतलाया कि स्वप्न का संबंध मनुष्य की वृत्तियों के साथ है। उसने कहा स्वप्न निरर्थक तथा अनुपयोगी होते हैं, बल्कि स्वप्न सार्थक और उपयोगी होते हैं। उसने स्वप्न को जो है इच्छा पूर्ति का माना है, इसलिए उसके स्वप्न सिद्धांत को इच्छा पूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। फ्रायड ने कहा कि स्वप्न से व्यक्ति की अतृप्त अचेतन इच्छाएं संतुष्ट होती हैं। स्वप्न के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसने कहा कि स्वप्न हमारी निद्रावस्था की वह अचेतन मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा हमारे अचेतन मन में दमित इच्छाओं की अभिव्यक्ति एवं संतुष्टि छद्म रूप से में होती है। स्वप्न की व्याख्या के लिए अलग अलग मन के 3 पहलुओं चेतन, अचेतन तथा अचेतन पर विशेष जोर दिया जाता है। उसके अनुसार जागृत अवस्था में अचेतन और अचेतन के बीच आदर्श भावना प्रतिबंधक का काम करती है, इसलिए अनैतिक, असामाजिक तथा अनुचित विचार एवं इच्छाएं हमारी चेतन में नहीं आ पाते हैं और उनका दमन हो जाता है। लेकिन दमन होने पर भी वे अचेतन में निष्क्रिय नहीं होते, बल्कि और प्रबल रूप धारण करके बराबर चेतन में आने के लिए सक्रिय रहते हैं। जब भी मौका मिलता है वे अपना स्वरूप बदलकर प्रकट होते हैं। जब निद्रावस्था में प्रतिबंधक शिथिल पड़ जाता है तो बाहरी परिस्थितियों तथा आंतरिक प्रतिबंधों के अनुशासन की कमी से दमित इच्छाएं अपना रूप बदलकर स्वप्न में अपने आप को संतुष्ट वो करती है। स्वप्न के विश्लेषण से अज्ञात हुआ कि यह स्वप्न जो है यह कामुक स्वप्न है। और आइए और सबसे पहले हम उदाहरण देख लेते हैं, फिर उसके बाद और कुछ बात करेंगे। एक अमेरिकी युवती ने एक रात में एक सपना देखा। मैं न्यूयॉर्क के बिल जो है एक युवक का नाम है। न्यूयॉर्क में बिल के साथी जिसके साथ मेरी शादी की बात चल रही थी उसी के साथ थी।
बदली का दिन था, इसलिए वो अपने साथ एक छाता लिए हुआ था, बरसात का दिन था। फिर भी फिफ्थ एवेन्यू बस पर हम घूमने चले। जब बिल ने अपने बुक का जिक्र किया तो हम लोग बस से उतरकर पास के होटल में चले गए। होटल में हम दोनों ने इच्छा भर भोजन किया। उसके बाद बिल सहसा उठा और क्या, ये छाता लो और जलपान के पैसे दो। इतना कहकर वो होटल के दरवाजे से बाहर चले गया। मेरे पास पैसे नहीं थे, फलता डर के मारे मेरी नींद टूट गई। तो इस स्वप्न का के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि यह कामुक स्वप्न है। उस युवती का जीवन की घटनाओं के विश्लेषण से पता चला यद्यपि बिल के साथ उसकी शादी की बात चल रही थी, फिर वह कुछ दिनों से उस संबंध में मानसिक संघर्ष से ग्रस्त थी, क्योंकि बिल उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति नहीं था। युवती सामाजिक प्रतिष्ठा पर बहुत ख्याल रखती थी। इधर जब बिल उससे शादी करने का आग्रह करने लगा तो उसे चाहते हुए भी समाज में बदनामी के डर से अपनी इच्छा और काम भावना को दबाती रही। इस प्रकार बिल के प्रति काम भावना और सामाजिक प्रतिष्ठा की इच्छा में संघर्ष बिछड़ गया। एक दिन बिल ने उसे अपने मित्र के यहाँ दावत में चलने को कहा तथा रात वहीं बिताने का अनुरोध किया, परंतु उसने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वहां जाने से उसका संघर्ष और भी बढ़ जाएगा। इसी तरह उसने इस स्वप्न को देखा कि जब इस विश्लेषण किया गया तो पता चला कि इस स्वप्न में दमित काम भावना की संतुष्टि होती है। बस पर साथ साथ यात्रा करना, होटल में भोजन करना, ये यौन संभोग संभोग के प्रतीक है। इससे छाता पुरुष के लिंग का प्रतीक है। जलपान की कीमत का अर्थ है यौन संबंध का सामाजिक मूल्य अदा करना होता है। तो इसका मूल्यांकन कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रायड का जो है स्वप्न सिद्धांत के मूल्य, इसको देख लेते हैं। इसका मूल्यांकन करने पर पता चलता है कि सिद्धांत का गुण यह है कि स्वप्न के दैहिक सिद्धांत की तुलना में फ्रायड ने इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आलोक में स्वप्न की व्याख्या करना अधिक वैज्ञानिक है। दूसरा है, फ्रायड के स्वप्न सिद्धांत की अवधारणाओं का समर्थन दैनिक जीवन की घटनाओं से होता है। तीसरा है, इस संबंध सिद्धांत का शोध मूल्य अधिक है। इस सिद्धांत से प्रभावित होकर स्वप्न के कई सिद्धांत विकसित हुए, जिसमें युंग तथा एडलर के सिद्धांत विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद इसके कुछ अवगुण भी हैं जिनका उल्लेख हम यहाँ पे नहीं करने वाले। इसके बाद युंग का स्वतः प्रतीकात्मक स्वप्न है, इसको हम देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा है, फिर भी कोशिश करेंगे इसको पूरा का पूरा बताया जाए। और इसके बाद दोनों के बीच तुलना है। इसके बाद एडलर का स्वप्न है, स्वप्न विश्लेषण है, और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इंग का स्वतः प्रतीकात्मक सिद्धांत। युंग ने कुछ दिनों तक फ्रायड के साथ मिलकर काम किया था और फ्रायड का समर्थन भी किया था, परंतु कुछ दिनों बाद वह फ्रायड के विचार से सहमत नहीं हुआ और स्वतंत्र रूप से काम करने लगा, यानी वो कर चला था, नॉर्मली बात बोला जाए तो। वह अपना अलग मनोविश्लेषण सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसने स्वप्न की व्याख्या भी अपने ढंग से की। हम युंग के स्वप्न सिद्धांत का स्वतः प्रतीकात्मक सिद्धांत की संज्ञा उस मॉडल को या फिर उस सिद्धांत को देते हैं। फ्रायड की कामेच्छा को युंग व्यक्ति की मौलिक इच्छा मानने को तैयार नहीं। उन्होंने बतलाया कि जीने की इच्छा ही व्यक्ति की मौलिक इच्छा है। इस इच्छा के पूर्ति के लिए व्यक्ति क्रियाशील रहता है। जब तक इच्छा की पूर्ति किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होती तब तक इसमें उन्नति देखी जाती है, परंतु हमेशा इस इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है। जब इस इच्छा शक्ति में वातावरण की किसी बाधा के कारण रुकावट आती है तो यह आगे बढ़ने के बदले पीछे की ओर मुड़ जाती है, जिसे प्रतिगमन कहते हैं, यानी रिग्रेशन कहते हैं। अब पीछे आपने रिग्रेशन पढ़ा हुआ होगा। इस प्रतिगमन के कारण इच्छा शक्ति चेतन से अचेतन में चली जाती है और स्वप्न में यही इच्छा शक्ति अपना रूप बदल कर अभिव्यक्त होती है। इस तरह स्पष्ट है कि फ्रायड की तरह युंग सपने को जो है ये कामुक
स्वरूप में नहीं मानता है। अतः युंग के अनुसार स्वप्न में किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति हो सकती है और होता भी है। आइए और एक उदाहरण देख लेते हैं भाई। अगर उदाहरण देख लेंगे तो फिर इस चीज़ को बारे में हम बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। ज्यूरिच विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर युंग का मित्र था। उसे पहाड़ पर सैर करने का शौक था। युंग के सपनों में अर्थ लगाने की लगन थी। युंग के मित्र उसकी इस लगन की खिल्लियां उड़ाया करते थे। एक दिन उस प्रोफेसर की भेंट रास्ते में युंग से हुई और उसने मजाक करते हुए कहा, मुझे हाल ही में एक बेतुका स्वप्न हुआ है और उसका कोई अर्थ संभव है। तो अगर तुम्हारे पास उसका अर्थ कोई संभव है तो जरूर बताओ। और उसने अपना स्वप्न जो है कहा, तो उसका जो स्वप्न था वो कैसा स्वप्न था और क्या था, आइए इसको देखते हैं। वो जो था एक पहाड़ के वो उसने कहा कि मैं एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा जा रहा हूँ जिससे सीधी चट्टानें और जिसकी चोटियां बर्फ से ढकी है। मैं ऊपर पहाड़ पर चढ़ा जा रहा हूँ। दिन बहुत सुहावना है। जितना ऊपर जाता हूँ उतना ही मुझे आनंद आता है। मैं सोचता हूँ कि कितना अच्छा होता है कि मैं इसी तरह ऊपर ही चढ़ता चला जाता। चोटी पर पहुँचने पर मुझे खुशी होती है और मैं सीधे आकाश की ओर चढ़ जाने की बात सोचने लगता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में आकाश पर पहुँच रहा हूँ। मैं शून्य आकाश की ओर बढ़ता चला जाता हूँ। इतने में सहसा मेरी नींद टूट जाती है और मैं अपने को अत्यंत ही आनंदित स्थिति में देखता हूँ। तो जो युंग महोदय थे उन्होंने कहा उसकी बात सुन के, आइंदा तुम पहाड़ पे मत चढ़ना। लेकिन वो नहीं माना। नहीं माना तो 3 महीने बाद वो फिर एक बार गया पहाड़ पे चढ़ने। ट्रैकिंग करने की उसकी आदत थी। तब तक उसका पैर फिसल गया और वहीं पे राम नाम उसका सत्य हो गया। ऐसी बातें युंग ने अपनी बुक में लिखी है। तो स्वप्न कई बार होते हैं और उनका विश्लेषण जो है वो अच्छे तरह से किया जाए तो रियल में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो ये बात है। इसके बाद आ जाता है हमारा एडलर का स्वप्न सिद्धांत। एडलर का जो स्वप्न सिद्धांत है ये क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में फिर हम स्वप्न विश्लेषण को पढ़ने के बाद फाइनली हमारा चैप्टर जो है ये खत्म हो जाएगा। एडलर भी जो था ये फ्रायड का ही अनुयायी था और युंग भी फ्रायड का ही अनुयायी था। कुछ दिनों तक उसने भी फ्रायड के साथ काम किया, परंतु बाद में फ्रायड से विमुख होकर उसने अन्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उसने स्वप्न के संबंध में भी अपना विचार प्रकट किया। उसने बतलाया कि स्वप्न में मानसिक संघर्ष तथा दमन का हाथ होता है, परंतु जहाँ फ्रायड ने अचेतन की कामुक इच्छाओं पर जोर दिया है, वहीं एडलर ने आधिपत्य की भावना को मुख्य माना है। एडलर के अनुसार स्वप्न में इसी प्रवृत्ति को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। उसका कहना है कि स्वप्न में उन समस्याओं का समाधान की चेष्टा की जाती है जो आधिपत्य की भावना तथा हीन भाव के संघर्ष के कारण उत्पन्न होती है। एक और हम श्रेष्ठ तथा महान बनना चाहते हैं तो दूसरी ओर हम हीन भावना के कारण वास्तविक तथा दोनों पहलुओं के बीच सामंजस्य पैदा करने की चेष्टा करते हैं। एडलर कहता है कि व्यक्ति को सपनों में व्यक्ति की जीवन शैली की अभिव्यक्ति होती है। जीवन शैली बाल्यावस्था में ही बन जाती है। इस तरह एडलर ने कहा है कि स्वप्न व्यक्ति की जीवन शैली तथा उसकी वर्तमान समस्या के बीच एक सेतु बनाने का कार्य करती है। और उन्होंने भी एक इसे समझाने के लिए क्या बोलते हैं उदाहरण एक अच्छा सा दिया है। आइए और उसको हम देख लेते हैं कि आखिर वो उदाहरण कहता क्या है।
एक व्यक्ति की जीवन शैली इस प्रकार बन गई थी कि वह प्रत्येक कार्य करने से पहले चिड़चिड़ाहट का अनुभव करता था। उस व्यक्ति का जो है विवाह ठीक हुआ, उससे उसकी शादी में भी शक मालूम हुआ, जिससे वह दो देशों के बीच की सीमा पर उसने शक मालूम हुआ, जिससे वह चिंतित हो गया। उसने उन्हीं दिनों उसने एक स्वप्न देखा कि वह कहीं यात्रा कर रहा है और जाते जाते दो देशों के बीच की सीमा पर पहुंच गया। यदि वह सीमा पार कर जाएगा तो दूसरे देश में चला जाएगा। इसी बीच कोई आकर धमकी देता है कि बिना आज्ञा के सीमा पार कर जाएगा तो उसे बंदी बना लिया जाएगा। तो ये था उनका। इसके बाद हम स्वप्न विश्लेषण पढ़ने वाले हैं कि स्वप्न का जो विश्लेषण है ये कैसे होता है और कैसे नहीं हुआ है। तो तीनों ने अपने अपने विश्लेषण अपने अपने हिसाब से दिया है। और फ्रायड के अनुसार जो है ये कामुक संबंधित संबंध जो ज़्यादा होते हैं। कामुकता के बारे में आपको सेक्स के बारे में समझना चाहिए कि उनका जो प्यार था आपके माता पिता के प्रति, और या फिर भाई बहन के प्रति, या फिर आप लोगों के प्रति, या फिर अपने साथी के प्रति, या फिर सेक्स संबंध था, उन्होंने इसी को कामुकता कहा। और जब इन चीज़ों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो व्यक्ति इन चीज़ों के बारे में स्वप्न देखता है। युंग ने भी कहा और एडलर ने भी कहा। तो पूरा देखने के बाद यही चलता है कि जितने भी सिद्धांत हैं सभी एक दूसरे के पूरक सिद्धांत हैं, दूसरे कोई सिद्धांत है नहीं। और आने वाले समय में और भी सिद्धांत बनेंगे और उम्मीद है कि बनते जा रहे हैं और वो बेहतरीनता की तरफ पहुंचते हुए जा भी रहे हैं।